इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अब से थोड़ी देर पहले मंत्रिपरिषद को काम करने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की और इसमें उन्होंने मंत्रियों से कहा कि सभी मंत्री स्वच्छता कार्यक्रम पर ध्यान दें, अपने अपने विभागों का खर्च कम करें, संसद की कार्रवाई में अपने विभाग की पूरी तैयारी के साथ जाएं। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वो अपने मंत्रालय के काम में पूरी तरह इन्वॉल्व रहें और मीडिया में बेवजह बयानबाजी ना करें। प्रधानमंत्री ने हटाए गए मंत्रियों जैसे कि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का भी जिक्र किया और कहा कि ये लोग भी काबिल हैं, क्षमतावान हैं, लेकिन व्यवस्था की वजह से कैबिनेट से हटे हैं। उन्होंने इनकी जगह लेने वाले मंत्रियों से कहा कि वो इन नेताओं से मिलकर उनके अनुभव का भी इस्तेमाल करें और अपना काम संभालें। कैबिनेट के मेकओवर के बाद आज फर्स्ट डे का फर्स्ट शो कैसा रहा, अब जरा ये भी देख लीजिए। नए मंत्रिमंडल के साथ नरेंद्र मोदी सरकार पहले दिन एक्शन में आ गई है। सरकार के मेकओवर के बाद कैबिनेट की पहली बैठक और 3 बड़े ऐलान हुए। मंडियों के जरिए किसानों के लिए 1 लाख करोड़ की मदद के पैकेज पर मुहर। कोरोना से निपटने के लिए सरकार के अगले 9 महीने के प्लान को मंजूरी और 23,123 करोड़ के सेकंड कोविड पैकेज को हरी झंडी। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस, 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। कोरोना की भयानक सेकंड वेव ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसी वजह से हर्षवर्धन से हेल्थ मिनिस्ट्री भी छिनी। इस वायरस से सुरक्षा का एक ही उपाय है, वैक्सीन। तो देश के नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जब मनसुख मांडविया मीडिया से रूबरू हुए तो कोविड मैनेजमेंट पर क्लियर पिक्चर सामने रखी। भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में जीएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग में स्टडी करता हो ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। नए मंत्रियों के साथ पहली बैठक के साथ ही सरकार की प्रायोरिटी क्लियर है। पहले कोरोना महामारी को कंट्रोल करना है, फिर देश के विकास को तरजीह देनी है। इसमें केंद्र में है किसान, क्योंकि ये किसान ही थे जिन्होंने कोरोना की पहली लहर के दौरान इकोनॉमी में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। जब हर सेक्टर नेगेटिव था तब एग्रीकल्चर ही था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज हुई थी। अब किसानों की बेहतरी के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए और खर्च करेगी और ये मदद मंडियों के जरिए दी जाएगी। 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में यह भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसीज को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है इसको एपीएमसीज के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सके। इस मौके पर कृषि मंत्री ने फिर कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। कानून वापस लेने के अलावा बदलाव के सारे विकल्प खुले हुए हैं। कृषि मंत्री ने किसानों को यह भरोसा भी दिया कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, उन्हें मजबूत किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी पर खर्च होगा। मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा
मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा। और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगे। नए मंत्रियों के कामकाज संभालने के बाद अब सबके मन में यही सवाल है कि अब आगे क्या होगा। अगर कैबिनेट के रंग रूप पर नजर डालें तो इसका जवाब मिल जाता है। नई टीम की मदद से नरेंद्र मोदी गवर्नेंस सुधारने का इरादा रखते हैं। नए मंत्रियों से सरकार का परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की उम्मीद है। 30 कैबिनेट मंत्रियों वाली कोर टीम के सहारे 2024 का आम चुनाव और उससे पहले होने वाले हर विधानसभा चुनाव को जीतना ही टारगेट है। इसमें यूपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। बीजेपी को पैन इंडिया पार्टी बनाने का लक्ष्य पाने के लिए इस बार कैबिनेट में 25 राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन और परफॉर्मेंस पर जोर की वजह भी है। कोरोना काल के चलते देश और सरकार दोनों ही कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोविड की सेकेंड वेव के चलते पटरी पर लौटती इकोनॉमी फिर लड़खड़ा गई। सेकेंड वेव के कहर से सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचा। पहली बार प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी की रेटिंग गिरी। अब इकोनॉमी से लेकर इमेज सुधारने तक हर बात के लिए सरकार और एक्सपर्ट्स को एक्सपीरियंस की जरूरत थी। इसीलिए कैबिनेट में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया। पेशेवर लोगों को मौका दिया गया। नए चेहरे लाकर पुराने बैगेज से निजात पाई गई। नई कैबिनेट में 13 वकील, 5 इंजीनियर, 7 पूर्व नौकरशाह, 7 पीएचडी होल्डर, 3 एमबीए और 68 ग्रेजुएट हैं। इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए पब्लिक यानी सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी जरूरी है। इसलिए एक्स आईएएस अश्विनी वैष्णव डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ओडिशा कैडर के आईएएस थे। वो पहले वाजपेयी सरकार में उप सचिव और फिर उनके निजी सचिव भी रहे थे। अश्विनी वैष्णव को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पब्लिक प्राइवेट मॉडल पेश करने का श्रेय दिया जाता है। अब उन्हें रेल मंत्री बनाया गया है, जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला विभाग है। वैष्णव को संचार के रूप में एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मंत्रालय दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि वो बीमार रेलवे और मुश्किल झेल रहे कम्युनिकेशन सेक्टर में नई जान डालेंगे। अश्विनी वैष्णव को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया है। पहले ये विभाग संभालने वाले रविशंकर प्रसाद हाल के दिनों में ट्विटर के साथ विवादों में उलझे रहे थे। अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय संभालते ही ट्विटर को डायरेक्ट मैसेज दिया। मेरे हिसाब से भारत में जो भी व्यक्ति है, जो भी कंपनी है, सबको देश का कानून मानना ही चाहिए और मानिए। आपने एमएनसी भी संभाली है, वॉटन से एमबीए किया है, आईआईटी की पढ़ाई की है, रेलवे भी आपके पास है, तो रेलवे में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? रेलवे के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है। उस विजन को इंप्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 7 सालों में बहुत काम हुआ है, उस काम को आगे ले जाना है। प्रायोरिटी क्या होगी? सेफ्टी प्रायोरिटी रहेगी, मॉडर्नाइजेशन रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में रेलवे के द्वारा क्या चेंज आता है, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बड़ा मंत्रालय सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। यूपीए सरकार में भी मंत्री रह चुके सिंधिया अच्छे प्रशासक माने जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि वो कोरोना काल में मुश्किल से जूझ रहे सिविल एविएशन सेक्टर को उबरने में मदद करेंगे। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को डूबने से बचाने का होगा। प्रधानमंत्री हमेशा से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर सुधार देते आए हैं। इसमें अंडर परफॉर्म करने वाले प्रकाश जावड़ेकर को हटाकर अब संगठन से भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय भी दिया गया है। ये दोनों ही मंत्रालय भविष्य के लिहाज से बेहद अहम है। पर्यावरण मंत्री के तौर पर उन्हें पीएम मोदी के पर्यावरण संबंधी विज्ञान को हकीकत बनाना होगा। उनके सामने जलवायु परिवर्तन से निपटने की भी चुनौती होगी। प्रधानमंत्री भारत के कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने पर जोर देते रहे हैं। भूपेंद्र यादव के सामने चुनौती इनके टारगेट को पाने की होगी। उन्हें तुरंत ही नवंबर में ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की तैयारी भी शुरू करनी होगी। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटते हुए विकास भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी वजह से ये मंत्रालय भूपेंद्र यादव को दिया गया है। उन्हें संसद से पास हो चुके लेबर कोड लागू करने की चुनौती से भी निपटना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है और जो उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूँगा। अभी मैं मंत्रालय के सब अधिकारियों से मिलने के बाद अपने दायित्व को जो उन्होंने सौंपा है
पूरी गंभीरता से निभाऊंगा। एक और बड़ा बदलाव शिक्षा मंत्रालय में किया गया। नई एजुकेशन पॉलिसी लाने वाले रमेश पोखरियाल निशंक की विदाई इम्तिहान को लेकर फैसले न कर पाने के चलते हुई। अब नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के साथ साथ कोरोना काल में शिक्षा को पटरी पर लाने की होगी। इस नए कैबिनेट बदलाव में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय को एजुकेशन मंत्रालय के साथ जोड़ा गया है ताकि लोगों की स्किल को बढ़ाया जा सके। मौजूदा वक्त में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और वजह यह बताई जाती है कि जो बेरोजगार हैं उनके पास स्किल की कमी है। और अब धर्मेंद्र प्रधान के सामने चुनौती है कि कैसे स्किल्ड लेबर या कहें कि स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार किया जाए ताकि एजुकेशन और स्किल साथ साथ चल सके, क्योंकि अगर रोजगार होगा तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये तो हुई मंत्रियों के सामने चैलेंज की बात, गुड गवर्नेंस की बात। अपनी सरकार की सबसे बड़ी ओवरहॉलिंग के बाद पूरी कैबिनेट से मिलते नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या मैसेज दिया है? इतने बड़े कैबिनेट विस्तार के पीछे की रणनीति क्या है? कैबिनेट रिशफल से जनता के लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए मोदी का मैसेज क्या है? इन सभी सवालों का जवाब 3 अक्षरों में दिया जा सकता है, PPE, यानी परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में शामिल किए गए नामों की उम्र, उनकी परफॉर्मेंस और उनके होम स्टेट के आधार पर अगर आकलन किया जाए तो कई संकेत बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की नई लीडर्स की एक पीढ़ी को गवर्नेंस के लिए तैयार कर रहे हैं। इस कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी को 4 गुना बढ़ाया गया है। इसके अलावा बहुसंख्यक आबादी, दलित और आदिवासियों के रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाया गया है। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों से अधिक मंत्रियों को शामिल किया गया है और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उन्हें इनाम मिला है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की ये कैबिनेट की PPE किट है, यानी पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस और इलेक्शन। अगर हम कैबिनेट का कंपोजिशन देखें तो अब इसमें यंग ब्लड साफ दिखता है। यह दिखाता है कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मेकओवर से प्रशासनिक अनुभव वाली अगली पीढ़ी की टीम तैयार करनी शुरू कर दी है। सबसे युवा मंत्री हैं बंगाल के निशीथ प्रामाणिक, जिनकी उम्र केवल 35 बरस है। उनके ही राज्य के शांतनु ठाकुर 38 बरस, तो यूपी की अनुप्रिया पटेल 40 साल और भारती प्रवीण पवार की उम्र 42 वर्षीय है। सांसद ना होने के बावजूद मंत्री बनाए गए तमिलनाडु के एल मुरुगन 44 साल के हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी 45 वर्ष की हैं। जॉन बराला भी 45 साल के हैं, तो नए सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 46 साल के हैं। नए कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू 49 साल के हैं। नए रेल, संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया 50 बरस के हैं। इतनी बड़ी संख्या में नई पीढ़ी के नेताओं को शामिल करने का मकसद एक ही है, सरकार को फ्यूचरिस्टिक बनाना, आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करना, नई पीढ़ी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करना। यही वजह है कि पहले जहां कैबिनेट की औसत उम्र 61 साल थी, वो नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद 58 वर्ष हो गई है। पहले 50 साल से कम उम्र के 3 थे, अब 14 मंत्री हैं। मोदी सरकार के कैबिनेट एक्सपेंशन में सबसे बड़ा क्राइटेरिया परफॉर्मेंस रहा है। नॉन परफॉर्मेंस की वजह से 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। इनमें कानून, शिक्षा, हेल्थ, पर्यावरण, INB, संचार जैसे बड़े मंत्रालय शामिल हैं। वहीं 7 मंत्रियों को अच्छे काम करने के लिए उन्हें प्रमोट भी किया गया। इसके अलावा भूपेंद्र यादव की बात करें या निशीथ प्रामाणिक की, इन लोगों को पार्टी संगठन में अच्छा काम करने का इनाम दिया गया। लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन के मार्फत PM मोदी ने जो सबसे बड़ा मैसेज दिया उसमें एक है किरण रिजिजू का प्रमोशन। किरण एक बौद्ध हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश से आने वाले वो पहले कैबिनेट मंत्री हैं। किरण को मिली बड़ी जिम्मेदारी देश के भीतर के संदेश के लिए नहीं बल्कि सरहद के उस पार चीन के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। I am entering this room for the first time and it is definitely a huge challenge for me and a responsibility to discharge my function as the Minister for Law and Justice of this country
Although I have a law degree, I have done my LLB from Campus Law Center, but I don't have much experience about the legal matter because I was never there in the profession. But everything can be handled with proper guidance. जून में जब से कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें चलने लगी थीं, तब से लेकर बुधवार तक किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी सरकार का पूरा मेकओवर करने जा रहे हैं। अब जब इतने बड़े पैमाने पर मंत्री ड्रॉप किए जाएं और 40% से ज्यादा मंत्री नए हो जाएं, तो जाहिर है ये केवल मंत्रिमंडल विस्तार भर नहीं था। कल कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट में कुल 81 मंत्री हो सकते हैं। अगर 43 नए मंत्री बने हैं तो जाहिर है आधी सरकार नई हो गई है। हालांकि इसमें से 36 चेहरे ही नए हैं, बाकी मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। असल में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के मेकओवर में एक साथ बहुत से मैसेज छिपे हुए हैं। दूसरी पारी में मोदी कैबिनेट का यह पहला बदलाव था जिसमें जबरदस्त पॉलिटिकल मैसेजिंग छुपी हुई है। मोटे तौर पर देखें तो आधी कैबिनेट बदलकर नरेंद्र मोदी ने जातिगत समीकरण साधे, राजनीतिक गुणागणित दुरुस्त किया, चुनावी तैयारी शुरू कर दी, काबिल मंत्रियों को इनाम दिया, नॉन परफॉर्मर्स को सजा दी, सहयोगियों को हिस्सा दिया, राज्यों की नुमाइंदगी बढ़ाई, कैबिनेट को प्रोग्रेसिव और प्रोफेशनल बनाया। अगर हम इलेक्शन की तैयारी के नजरिए से देखें तो नई कैबिनेट में काफी सोच विचार नजर आता है। जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, जिन राज्यों में पार्टी को विस्तार करना है और जहां पर पार्टी के भीतर झगड़ा चल रहा है, उन सबको ठीक करने की कोशिश की गई है। यूपी में अगले साल चुनाव हैं तो 7 नए मंत्री बनाए गए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजपूत सीएम के बाद ब्राह्मण केंद्रीय मंत्री बना। हिमाचल में चुनाव से पहले अनुराग ठाकुर को प्रमोशन दिया। गुजरात में अगले साल चुनाव से पहले 3 नए मंत्री बने तो 2 को प्रमोशन दिया गया। महाराष्ट्र में विस्तार के लिए 4 नए मंत्री बनाए। शिवसेना को टारगेट करने के लिए राणे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों को मैसेज देने के लिए उनकी करीबी शोभा करंदलाजे को मंत्री बनाया। बंगाल में पार्टी की बढ़ी हुई ताकत के हिसाब से 4 नए मंत्री बनाए। हालांकि 2 नॉन परफॉर्मर मंत्री हटाए भी गए। बुंदेलखंड को नुमाइंदगी देते हुए टीकमगढ़ के दलित सांसद वीरेंद्र कुमार मंत्री बनाए गए। कैबिनेट एक्सपेंशन में हमेशा से ही परफॉर्मेंस से ज्यादा पॉलिटिकल कंसिडरेशन होता है, इसलिए 55% मिनिस्टर 5 राज्यों से हैं। सबसे अहम सूबे यूपी से भले ही 16 मंत्री हों, लेकिन सांसदों की संख्या के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा 23% हिस्सेदारी पीएम के होम स्टेट गुजरात की है। जी किशन रेड्डी को प्रमोशन देकर बीजेपी ने तेलंगाना में विस्तार का इरादा जताया है। नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के लिए अहम बना हुआ है, इसलिए मणिपुर, असम और अरुणाचल को तरजीह दी गई है। तो प्रधानमंत्री ने परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स और इलेक्शन वाले पीपीई के फॉर्मूले से कैबिनेट का मेकओवर तो कर लिया है। अब बारी है सरकार का परफॉर्मेंस सुधार कर जनता से किए गए वादों को डिलीवर करने का, और इसके लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।